मॉड्यूल ये क्या है एग्रेशन क्या बता वो कुछ जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल एग्रीगेशन तो वही ना सिंपल। अरे छोड़ इसको, एग्रीगेट करना है, हाथ से उठाना आगे दे ऐसे है ना, इसके मीनिंग यही है ना, तो मॉड्यूल ही बता रहे हैं इसमें क्या है, इसी को ही मतलब एक नाम दे दिया है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं कि जो है ना जब आप काम करना शुरू करते हैं ना तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ समझ में आना शुरू हो जाता है। अभी अजीब लग रहा है। अच्छा ये पता प्रीमिटिव टाइप और नॉन प्रीमिटिव टाइप्स सब हो गई कि हमारे पे जो डेटा टाइप्स है ना जावास्क्रिप्ट में प्रीमिटिव और नॉन प्रीमिटिव, जावास्क्रिप्ट में किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको समझ सकते हैं। तो कौन सी होती है प्रीमिटिव? बड़ा आसान है ना, बस ऑब्जेक्ट नॉन प्रिमिटिव होते हैं, ये याद रखो। ऑब्जेक्ट नॉन प्रिमिटिव होते हैं, बाकी जो कुछ भी है वो प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव का मतलब ये है कि वो अपडेट भी हो सकता है, रिप्लेस एडिट वगैरह सब हो सकता है, स्ट्रिंग वगैरह और दूसरी चीज़ें जो है वो अपडेट एडिट वगैरह नहीं होती, ठीक है। जैसे मैं जब इंटरव्यू कर रहा होता हूँ तो अक्सर ये सवाल कर लेता हूँ, पहले तो एक्सप्रेशन पूछ ली बंदे से, अच्छा उसका रट्टा मारा हुआ होता है अगर जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन का, तो फिर जो है ना हम क्या करते हैं उसको इस तरह से ये दे देते हैं, हाँ भाई बताओ क्या होगा, तो बंदा तकरीबन लोग गलत जवाब देते हैं, ठीक है ना। क्या होगा? टेस्ट होगा, आपको तो क्या करवाया है पहले भी, फिर भी भूल गए माशाल्लाह। बेस्ट होगा ना भाई, बेस्ट है ना, देखो कितना अच्छा बता रहे हैं सब, बल्कि बेस्ट है नहीं टेस्ट ही है, ठीक है ना। देख रहे कितने कॉन्फिडेंस है, ये होना चाहिए। अच्छा चलो गलत भी हो ना, बेस्ट है, टेस्ट है, बेस्ट है, वो भी है। चलो तो भाई ये अपडेट क्यों नहीं हुआ, ये वही अभी मैंने बात बताई कि ये प्रिमिटिव वैल्यू है। प्रिमिटिव वैल्यू जो है ना वो फिक्स होती है, वो कभी भी एडिट नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए इसको मैंने पूरे स्ट्रिंग को अपडेट नहीं किया। जब हम किसी स्ट्रिंग को अपडेट करते हैं ना तो हम एक्चुअल में स्ट्रिंग को नहीं बल्कि वेरिएबल को अपडेट करते हैं, मतलब उस वेरिएबल में से पुराना स्ट्रिंग हटा के नया डालते हैं, और स्ट्रिंग खुद जो है ना वो कभी भी अपडेट नहीं हो सकता, समझे। अगर ये अपडेट होता तो हो जाता जीरो इंडेक्स। अच्छा जब आप मंगवाएंगे तो आ जाएगा, रीड कर सकते हैं इसको आप, टी आ गया देखिए, रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, सही है ना। कुछ इसमें ऐड नहीं कर सकते, रिप्लेस एडिट वगैरह कुछ नहीं हो सकता, क्लियर है। अच्छा बंदे ने लंबी की हुई है, लेकिन चलो टॉपिक के नेम जो है ना लिखे हुए तो इसमें से हम थोड़ा सा देख सकते हैं। सिंपल जावास्क्रिप्ट ही है वैसे। अच्छा क्लोजर्स के बारे में पता है, ये सवाल हो जाता है अक्सर, क्लोजर्स इन जावास्क्रिप्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। फंक्शन के अंदर फंक्शन वाली चीज़ ही है। होता ये है कि जब आप एक फंक्शन बनाते हैं ना, जैसे आप एक फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन का जो आउटर स्कोप होता है ना, जैसे यहाँ पे अगर लेट्स से कोई वेरिएबल बना हुआ है तो ये भी इस फंक्शन के अंदर अवेलेबल होगा, ठीक है ना, ये भी इस फंक्शन के अंदर अवेलेबल होगा। अच्छा अब इस फंक्शन में कोई वेरिएबल बना हुआ है
वो बाहर नहीं होगा। तो ये फंक्शन के बाहर अवेलेबल नहीं होगा, ऐसे ही ना। लेकिन फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन अगर बना हुआ हो तो ये b वाला वेरिएबल और साथ साथ a वाला वेरिएबल भी, देखिए मैंने ABC करा यहाँ पे, a भी करा, ABC को कॉल कर दिया, यहाँ पे मैंने 2 को कॉल कर दिया, तो console.log में a भी आएगा, आ जाएगा भाई, नहीं आएगा? तो मैं चलाता हूँ क्योंकि हमने मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट के करीब है, तो इस वजह से इसको हमें चलाना पड़ेगा। लाइव सर्वर में ये बोल रहा है इसको नहीं मिल रही, क्या नहीं मिल रही भाई? home.js में, अच्छा वहाँ तो हमने क्योंकि उसको कमेंट कर दिया ना कोड को, तो इस वजह से यहाँ पे मिल नहीं रहा। टेस्ट बेस्ट आ गया, ठीक है। अच्छा अब इसको ना समझा किस तरह जाए, देखिए इसने a जो है ना यहाँ से नहीं उठाया, बाहर से इसने a बाहर से नहीं उठाया। हुआ ये कि जब ये वाला फंक्शन बना ना फू, तो उसका जो आउटर स्कोप था, आउटर स्कोप का मतलब फंक्शन के बाहर का जो स्कोप है उसमें जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वेरिएबल, फंक्शन, जो भी कुछ पड़ा हुआ है, वो सारा उठ के आ गया इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। और फिर जब इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बना, तो इस फंक्शन के पास जो कुछ था वो सारा उठ के आ गया इस फंक्शन के अंदर। तो इस तरह से इसने उठाया एक, समझे। और ये कहलाता है क्लोजर। क्लोजर स्कोप, स्कोप को बोलते हैं इसको कि भाई आउटर स्कोप जो है ना वो इधर फंक्शन के अंदर अवेलेबल हो जाता है, इसको क्लोजर बोलते हैं, ठीक है। वैसे इसको हम सर्च भी कर लें, मतलब कोई ये कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकली एक चीज़ है, मतलब ठीक है। क्लोजर इन अ जावास्क्रिप्ट आर combination of a function and the lexical environment within which that function was declared. This environment consists of any variables that were in scope, ठीक है ना। देखें ये वाली लाइन अगर हम देखें, this environment consists of any variables that were in scope at the time the function was created. जब फंक्शन बना होगा ना, तो जो भी वेरिएबल्स होंगे जो उस करंट स्कोप में मौजूद होंगे, ठीक है ना, तो वो परसिस्ट कर लेगा उसको, ठीक है। ये फंक्शन जो है सारी चीज़ों को अपने पास भी रखेगा, ठीक है। तो इसको क्लोजर बोलते हैं बस। ये भी वाली लाइन भी अच्छी है। इन सिंपलर टर्म्स अ क्लोजर गिव्स अ फंक्शन एक्सेस टू इट्स आउटर फंक्शन स्कोप। ये वाला आप बता देंगे ना तो इंटरव्यू में काम हो जाएगा कि भाई जो फंक्शन है ना वो आउटर स्कोप को, आउटर स्कोप का एक्सेस होता है उसके पास, आउटर फंक्शन के स्कोप का, मतलब इस फंक्शन के पास जो कुछ था वो सब इसके पास भी होगा, ठीक है। अच्छा अब इसके पास जो है वो इसके पास नहीं हो सकता, ऊपर नहीं जाता है स्कोप, स्कोप जो है ना नीचे की तरफ आता है क्लोजर में, ठीक है। ये जो है आप तो बाहर वाले का ना, तो इसको भी मिल गया क्योंकि इसके पास था, तो इसको भी मिल गया। तो जो चीज़ें इसके पास होगी वो इसको भी मिलेगी, जो चीज़ें बाहर थी वो इसको मिल गई, तो इससे इसको मिल गई। इस तरह से ये सब चल रहा है। इसी तरह रिकर्जन फंक्शन के बारे में पता है? रिकर्जन नहीं पता? चलो थोड़ा दिमाग लगाओ कि मैं आपको बोलूँ भाई मुझे ना आइट्रेशन करनी है, आइट्रेशन करनी है, 1 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है, लेकिन लूप नहीं चलाना। बताओ कैसे करोगे? चलो कर लो, बल्कि कर लो ये वाला टास्क, चलो देखते हैं, बगैर एआई के, बगैर रिसर्च के सोच लो। जनरेटर चलाना है, देखो हाँ भी समझ आया क्या बोला मैंने? आइट्रेशन करनी है बिना लूप के। अभी तक तो हमने ये देखा ना आइट्रेशन भाई लूप से होती है,
ये अब हमें आइट्रेशन करनी है बगैर लूप के, कैसे होती है देखो। हाँ चेक करो, हो गया हमारे दिमाग में, हो गया मुझे इसके। ठीक है ना भाई, वैसे ना हमें दिमाग को ये सब बनाना है कि कोड जो है ना वो दिमाग में रन हो जाए। अभी अजीब लग रहा है। और एक चीज़ की प्रैक्टिस होती है ना, जैसे गाड़ी चलाते हुए ना आराम से सुकून से मोबाइल पे बात भी कर लेते हैं, करनी नहीं चाहिए जबकि, और आराम रिलैक्स होकर चलाते हैं। तो ऐसी तरह से ना जावा स्क्रिप्ट के लिए भी ना हमारे माइंड को ऐसी आदत हो जाएगी कि जो भी कोड आपको दिखेगा दिमाग में ही पहले रन हो जाएगा वो। अभी ये बंद हो जाता है, मैंने रात को भी चार्ज नहीं किया था। इसमें लोग है वही सेम फंक्शन ना, रिकर्जन बोलते हैं इसको सर। ठीक है भाई, रिकर्जन टॉपिक का नाम है। इसमें क्या होता है, क्या एक फंक्शन एक बार कॉल हो गया ना, एबीसी को मैंने कॉल किया। अब मैंने क्या किया, एक वेरिएबल रख दिया काउंट का, और मैंने क्या किया, काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया। सही है। फिर मैं बोलूँ कि भाई अगर काउंट छोटा है अगर 10 से, तो एबीसी फंक्शन को दोबारा से कॉल करो। ऐसे ही ऐसे होगा, चला दूँ। कंसोल कहाँ पे कर रहा हूँ, यहीं पर ही करवा दूँ।
कॉपी करवा दे चलो, तो हो गया भाई, ठीक है भाई। तो 10 बार ये। अच्छा, अब इस टॉपिक को हम क्या बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में, रिकर्जन, ठीक है ना। तो मतलब फंक्शन के थ्रू ऐसा काम हुआ। अच्छा, इसका इस्तेमाल भी काफ़ी जगहों पे हो सकता है। अब जैसे इसकी ना एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आपने ना चैट ऐप बनाई एपीआई को यूज़ करके, सही है, एपीआई को यूज़ किया ना सबने, आ भी गई। आपने चैट ऐप बनाई एपीआई को यूज़ करके, दो यूज़र आपस में चैट कर रहे हैं, मैंने मैसेज भेजा, सामने वाले ने भेजा मुझे, तो अब वो मैसेज जब तक शो नहीं होगा जब तक मैं पेज रिलोड नहीं कर लूँगा। ऐसे पेज रिलोड करूँगा, एपीआई कॉल जाएगी तो मैसेज लेके आएगी ना, ये बात समझ में आ रही है कि भाई एक एपीआई है जो चैट मैसेजेस लेके आती है, लेकिन वो कॉल जब भी होगी कि जब मैं पेज रिलोड करूँगा। अब सामने वाले ने मुझे मैसेज भेज दिया, वो मैसेज नज़र ही नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा? पेज रिलोड नहीं किया। तो फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है रियल टाइम का, रियल टाइम अपडेट्स का, और उसके लिए हम ना वेब सॉकेट यूज़ करते हैं। से एक एपीआई होती है ना कम्युनिकेशन के लिए, इस तरह से सॉकेट भी होता है, वेब सॉकेट। वेब सॉकेट फिर लंबा काम है, बैकएंड वगैरह भी, उसमें बैकएंड भी हैंडल करेगा उसको, फ्रंट एंड भी हैंडल करेगा, दोनों करेंगे। अब फिर एक हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट लॉन्ग कॉलिंग का, लॉन्ग कॉलिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, लॉन्ग कॉलिंग। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, क्या हम क्या करें ना, एक टाइमर लगा दें। जैसे पहले कोई एपीआई निकाल लेता हूँ मैं, कौन से निकालूँ, ठीक है, और ठीक है भाई। चल जाएगी, चल गई। अब मैं चाहता हूँ कि हर थोड़ी देर में मुझे अपडेट मिले। हो सकता है टू डू बाद में कोई ऐड हो गया, जैसे 200 है 201 ऐड हो गया और थोड़ी देर में, तो मैं यहाँ लगाऊंगा लॉन्ग कॉलिंग। कैसे लगाऊंगा भाई, सेट टाइम आउट, मैं इसको बोलूँगा कि आप जो है ना हर 2 सेकंड बाद इस फंक्शन को दोबारा से कॉल करें। देखो ठीक है चला। तो अब ये खैर जुगाड़ भी है थोड़ा सा, लेकिन नहीं भी है, लोग यूज़ भी करते हैं। अब किसी ने मैसेज भेजा होगा तो 2 सेकंड में शो ही हो जाएगा, मतलब वेट करना पड़ेगा थोड़ा बंदे को, कि सेकंडों में कम्युनिकेशन नहीं होगी बल्कि 2 सेकंड में होगी, ठीक है। तो हम टाइम स्लो भी कर सकते हैं, 1 सेकंड हम बोल रहे हैं, चलो 1 सेकंड बाद आप जो है ना डेटा लेके आते हो, ला रहे हैं ना। तो हर 1 सेकंड में ये एपीआई कॉल लेके जा रहा है। देखिए नेटवर्क पे देखेंगे तो ये देखें हर 1 सेकंड में। अच्छा एज अ फ्रंट एंड डेवलपर ये नेटवर्क भी अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको। देखिए ये एपीआई कॉल्स जा रही हैं, ये हेडर्स होते हैं, इसमें क्या हमने रिक्वेस्ट कहाँ भेजी, किस यूआरएल पे भेजी, वो यूआरएल आ रहा है पूरा। रिक्वेस्ट मेथड कौन सा था, गेट का था। स्टेटस कोड इससे क्या मिल रहा है हमें, रिमोट एड्रेस आईपी एड्रेस ये बता रहा है इसका, रेफरेंस पॉलिसी बता रहा है, स्ट्रिक्ट ओरिजिन एंड क्रॉस ओरिजिन, ठीक है। तो इस तरह ये ओरिजिन वगैरह चीज़ें क्या होती हैं, क्रॉस ओरिजिन का मतलब ये होता है कि जैसे एक डोमेन पे आपका बैकएंड है, एक डोमेन पे आपका फ्रंट एंड है, दोनों के डोमेन अलग अलग हैं, दोनों की आईपी एड्रेस अलग अलग है। तो ये सिक्योरिटी के लिए ना कुछ सर्वर में हम लगा देते हैं कि भाई इसी डोमेन से हमारे पास रिक्वेस्ट आनी चाहिए, ठीक है। कोई और बंदा रिक्वेस्ट करेगा ना तो उसको एरर आ जाएगा कि भाई आप जो है ना ऑथोराइज नहीं हो।
तो उसको क्रॉस ओरिजिन पॉलिसी बोलते हैं। इसमें नहीं लगेगी क्योंकि इसमें तो हमने कहीं से भी भेज दिया ना। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, क्रेडेंशियल हो गया और हर चीज़ बताता है ना। प्रैग्मा था वो यार, वो HTML में भी आपने पढ़ा था, नहीं पढ़ा? क्या कर रहे हो यार, इसमें नहीं लगता हेड के अंदर मेटा के अंदर? HTML की बुक में था यार। इसको ये रिकॉर्ड को कैच नहीं करता ना, इससे पेज को हमारे HTML के, वो HTML के पेज के लिए था, ये API के लिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको कैच नहीं करेगा। बाकी काफ़ी सारी डिटेल बता रहा है, सही है। फिर प्रीव्यू में ये जो भी आउटपुट वहाँ से ला के दे रहे हैं ना, वो सारा दिखा रहा है। देखिए ये आउटपुट आ रहा है हमारे पास, ये रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। ये रिस्पॉन्स भी, प्रीव्यू भी। प्रीव्यू ऐसे नजर आएगा, रिस्पॉन्स सारा इस तरह नजर आएगा। अच्छा, अगर ये पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी या फिर पुट की होगी तो यहाँ पे एक और टैब ऐड हो जाता है, पेलोड। पेलोड का मतलब ये है कि हम फ्रंट एंड से API को जो डेटा भेज रहे हो तो वो भी यहाँ पे शो होता है। अब जैसे एरर आ जाते हैं ना, एरर आ रहे हैं एक वेबसाइट में और बैकएंड बोल रहा है मैंने भी सही काम किया है, फ्रंट एंड बोल रहा है मैंने भी सही काम किया है, तो किसकी माने? तो नेटवर्क टैब पे देखते हैं हम कि जो बैकएंड को डेटा चाहिए था सेम वही जा रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट डेटा जा रहा है। अगर जा रहा है तो गलती बैकएंड उसकी, बैकएंड की है कि तुम्हें तो भाई डेटा सही मिल रहा है, तो तुम अपने एंड में चेक करो। या फिर हम रिस्पॉन्स चेक करते हैं यहाँ से कि भाई अगर यहाँ पे रिस्पॉन्स में टाइटल नज़र आ रहा है तो यहाँ UI पे क्यों नज़र नहीं आ रहा? तो इसमें मतलब फ्रंट एंड का मसला है। फ्रंट एंड वाले को बोलेंगे भाई रिस्पॉन्स तो आ रहा है तुम्हारे पास, तुमने यहाँ पे UI पे इसको क्यों नहीं दिखाया हुआ, यहाँ पे कोई मसला है, कोई बग है, देखो, ठीक है। तो इससे डिबगिंग होती है, नेटवर्क के टैब से पूरी डिबगिंग हम करते हैं कि कब API कॉल जा रही है, कब आ रही है, ठीक है ना। और वैसे API कॉल्स कम रखनी होती है, ज़्यादातर हम ये काम नहीं करते, इससे बचते हैं क्योंकि इसमें देखिए हर सेकंड पे कॉल जा रही है ना, ये एक्सपेंसिव है, परफॉर्मेंस के लिहाज से सही नहीं है। तो बेहतर वही होगा कि अगर हम अच्छी चैट ऐप कुछ बनाएंगे इस तरह की चीज़ तो उसमें वेब सॉकेट डालें, ठीक है। जैसे आपकी अटेंडेंस लगती है ना तो उसमें वेब सॉकेट लगा हुआ है नीचे। आजकल आपने देखा स्टूडेंट पोर्टल पे अटेंडेंस आ रही होगी, नहीं देखा? स्टूडेंट पोर्टल पे आप लॉगिन करेंगे ना, थोड़ी व्हाट्सएप बनाते हैं तो वहाँ पे आपकी अटेंडेंस भी शो होगी कि आज की अटेंडेंस आपकी, जैसे फॉरन लगाने के बाद फॉरन देख सकते हैं कि आ गई है या नहीं आ गई। हाँ, डेटाबेस में चली जाती है फॉरन। सर डेटाबेस कौन सा है? डेटाबेस हमारा MongoDB, ठीक है। तो अच्छी खासी चीज़ें जो है ना अभी बन भी रही हैं। अभी क्विज़ ऐप जो है ना 1 हफ्ते में रेडी होने वाली है, उसका आपका पूरा जावास्क्रिप्ट का टेस्ट लेंगे, सही है। फिर देखिए ये रिकॉर्ड भी होता है, ये रिकॉर्ड हो रहा होता है, देखिए ये नेटवर्क है ना, रिकॉर्ड हो रहा है। अब देखिए मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई, ये फाइल मैंने डाउनलोड की, इस फाइल में सारा रिकॉर्ड होगा, ये मेरे पास कहाँ गई फाइल, डाउनलोड हुई है ना, अच्छा हो गई, ठीक है, डाउनलोड में पड़ी हुई होगी। तो अगर मैं देखूँ तो ये आ गई, ये हार की फाइल होती है और इसको व्यू जो है ना इसी के किसी कंपाइलर पे कर सकते हैं या VS कोड भी शायद अलाउ कर दें। याद है सारे लॉग्स आता है इसमें, ठीक है, कि भाई कब कौन सी रिक्वेस्ट गई थी, कहाँ से गई थी और वो क्या डेटा लेके आई थी, सब रिकॉर्ड आ गया। और ये अच्छी खासी बड़ी फाइलें देखिए, इसमें तकरीबन 1 लाख से भी ज़्यादा, 1.5 लाख से भी ज़्यादा लाइन है। तो ये तो छोटी है, बड़ी होती है, ठीक है। तो जैसे आप कोई बड़ा मसला आ गया हो फ्रंट एंड में जो कि हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो हम क्या करते हैं, ये वाली फाइल ले लेते हैं और फिर जैसे वो मसला है, कभी समटाइम ऐसा होता है कि हमारे कस्टमर के पास मसला आ रहा है, हमारे पास नहीं आ रहा, हमारे पास सब सही चल रहा है, कस्टमर बोले मेरे पास आ रहा है, तो हम कस्टमर को बोलते हैं भाई काम कर लो, नेटवर्क ऐप में जाके उसको वीडियो कॉल पे एक्सप्लेन करके ये डाउनलोड करवा लेते हैं ताकि कस्टमर चले जाए
हम सुकून से बैठ के देखते रहे सारी फाइल लॉग्स कि कब मसला हुआ था, कौन सी API कॉल गई थी और कहाँ पे डेटा ने गड़बड़ की थी, समझे। तो इस तरह आराम से सुकून से बैठ के देखेंगे। अब हमें एक दिन भी लग सकता है। अब एक दिन तक कस्टमर का पीछे तो नहीं खुलवा के रखेंगे कि भाई हमारे साथ रहो, तुम भी एरर सॉल्व करो। कस्टमर बोलेगा क्या हो गया भाई, जाओ यहाँ से, ठीक है। तो ये इस फायदे के लिए होती चीज़ें। हाँ मैं स्टैंड फॉर बोल गया, लेकिन ये जो है ना उसके लिए होती है, लॉग वगैरह के लिए। HTTP आर्काइव, ठीक है, मतलब HTTP जो रिक्वेस्ट है सारी उसकी आर्काइव की फाइल होती है, ठीक है। तो इसमें सारा रिकॉर्ड होता है। तो इससे पता चल जाता है, देखें URL भाई गेट कॉल हुआ था, ये वाला URL था, इसमें हेडर ये थे, सब कुछ ये आपको बता देता है। रिस्पॉन्स ये आया था जहाँ पे डेटा गड़बड़ आया, जैसे अब जैसे यहाँ पे मैंने ये खोला कुकीज है, ये है सब, ठीक है। टाइमिंग इसकी टाइम वगैरह सब होता है, डेटा भी होता है। अब हमें पता चला कि भाई ये डेटा और एग्जाम्पल कहीं पे खराब आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए था यहाँ, और इसका टाइम क्या था, इसका टाइम था ये। फिर हम जाते हैं, एक फाइल सर्वर की भी होती है, ये तो फ्रंट एंड की थी ना, एक फाइल सर्वर के पास भी होती है। तो सर्वर के पास गए तो वहाँ जाके उस टाइम पे सर्वर का लॉग देखा कि भाई क्या एरर आया था, और फिर उस एरर को सॉल्व किया। तो सम टाइम ऐसा होता है कि एरर को सॉल्व करने में बहुत टाइम भी लग जाता है, ठीक है। क्या सॉल्व, जाहिर सी बात है ना, कस्टमर भाग जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे ऐसे एरर होते हैं। जैसे मैं अभी करंट कंपनी में हूँ ना, तो वहाँ पे कुछ एरर जो है ना वो खिलाते हैं क्रिटिकल एरर्स, और जब क्रिटिकल एरर आता है ना तो कुछ भी करके उसको सॉल्व करना होता है। जैसे फायर फाइटर्स निकलते हैं ना, जैसे आग लग जाती है, हॉर्न बजाते हुए, तो इस तरह सारे डेवलपर्स भी हम लोग ना हॉर्न बजाते हुए उठते हैं, हमारा मोबाइल बच जाता है। एरर आता है ना तो मोबाइल बच जाता है, ठीक है। टूल होता है वो मॉनिटर कर रहा होता है, जैसे ही लगता है उसको एरर आता है वो मोबाइल बजाता है कि एरर आया है। ऑटोमेटिक भी होता है, मैनुअल भी होता है, नहीं मतलब है ऐप्स जिसको कंपनीज यूज़ करती हैं, ठीक है। तो कॉल आती है तो अब वो जो है ना पहले तो फाइंड होता है कि एरर किसका है, किसकी वजह से आया, किस टीम का है। अब टीम अगर रिकॉग्नाइज हो जाती है कि भाई ये एरर जो है इस टीम का है, तो बाकी टीम पहले सो जाए, वो टीम जाके रहे। फिर टीम में जिस बंदे का वो एरर है वो जागा रहे, लेकिन हेल्प के लिए दूसरे बंदे भी जागते हैं, चाहे वो रात के 2 बज रहे हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी बज रहा हो, आपको उठना पड़ेगा और उस एरर को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों, क्योंकि कस्टमर ब्लॉक हो गया ना, मतलब कस्टमर बोल रहा है कि काम ही नहीं कर पा रहे, चल ही नहीं, ब्लॉक हो गया, तो आपको हर हाल में सही करके देना है उसको, ठीक है। तो वरना जो है ना फिर जो है ना, चलो पहले तो आप रात को उठें, आपने सारा एरर सॉल्व किया, 4-5 घंटे लगाए, सॉल्व हो गया, कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, खुश हो गया, चल गया। अब आपको बनानी है एक रिपोर्ट कि भाई वो एरर क्यों आया था, उसको बोलते हैं RCA, रूट कॉज एनालिटिक्स। इसकी रूट कॉज क्या थी जिसकी वजह से एरर आया। तो फिर जिसका वो एरर होता है, जैसे मेरा एरर, तो मैं पूरी रिपोर्ट लिखूंगा, ये एरर इस टाइम पे रिपोर्ट हुआ, फिर इस टाइम पे हमें पता लगा, इस टाइम पे हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया, इस टाइम तक हमने सॉल्व कर लिया था, इसके आने की ये वजह थी, और आइंदा ये नहीं आएगा तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरी एक डिटेल रिपोर्ट बनती है, फिर वो कंपनी में सबमिट होती है, फिर वो कंपनी कस्टमर को भेजती है कि भाई माजरत के साथ कि भाई सॉरी एरर आया था हमारे सिस्टम में, ये उसकी रिपोर्ट है, ठीक है। अगर ये नहीं भेजेगी तो कस्टमर बाय कर देगा, चार्जेस नहीं ना, कस्टमर हमारे ही ना, चार्ज अपने कस्टमर से क्या हो, तो जो मंथली होते हैं वो तो होते हैं, तो उसी में सपोर्ट भी देनी होती है ना। फिर जो चलो कस्टमर के पास रिपोर्ट चली गई, तो फिर वीकली मीटिंग जिसमें लीडरशिप बैठी हुई होती है, आपको रिपोर्ट लेके जानी होती है कि भाई मेरा एरर आया था, ये रही रिपोर्ट, और माजरत माओ आइंदा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मतलब हर तरफ से ना जलालत मिलती है इसमें,
कि अगर आपका एरर आ गया और आपने एक गलती भी कर दी, ठीक है, तो गलती की गुंजाइश नहीं होती हमारी फील्ड के अंदर ना। अब लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हैं, किस कंपनी में हैं, किस कल्चर में हैं, क्या है। लोग समटाइम बच्चों वाली गलती करते हैं कभी कभार, तो जाहिर सी बात है सुनने को भी मिलेगी फिर कि भाई ये बच्चों वाली गलती क्यों की, इसकी वजह से पूरा मसला हो गया। कभी कभार ऐसा होता है कि सब सोए में और एरर आ गया और मोबाइल बजने से पहले पहले हमने खुद पकड़ लिया, वहीं पर इसको पकड़ा, सही किया और वहीं से वापस भेज दिया। कंपनी को मतलब खबर ही नहीं लगी कि कोई एरर आया भी था या नहीं, तो मतलब अंदर ही अंदर काम हो जाता है। ठीक है, तो फिर अब शुक्र अदा करते हैं, क्या शुक्र है यार, वरना आदत है ना जब एक बार, तो फिर जो है ना सब प्रोसेस चलता है, रिपोर्ट बनाओ, ये करो वो करो, यूज़ करते रहे, मतलब यूज़ तो कर रहे होते हैं ना, डेवलपमेंट चल रही होती है, डेवलपमेंट के वक्त आ गया। अब इसमें देखें, अब जब जॉब करते हैं ना, आपने सुना होगा पॉलिटिक्स होती है, ये होता है वो होता है, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं, सब होते हैं। अब जैसे किसी का एरर आया, मैंने देख लिया, या तो मैं उसको चुपके से बताऊं इनबॉक्स में, भाई तेरा एरर आया हुआ है, इसको सॉल्व करके जल्दी से, या मैं पब्लिकली अनाउंस करूं कि हेलो एवरीवन, ये एरर आया है भाई, वो सारे जाग जाए, बोले ये एरर आया, तो वो बंदे की शामत आ जाए। तो वो डिपेंड करता है कि भाई जिस बंदे ने वो एरर देखा तो वो उसको पूरा अनाउंस कर रहा है या फिर आपको बता रहा है। ठीक है, तो अब एरर के ऊपर भी डिपेंड कर, छोटा मोटा है तो बता दे बंदे को, अच्छा है क्या है, नहीं बढ़िया अनाउंसमेंट है, और अगर लगता है कि सबका उस पर चाहिए फोकस तो फिर अनाउंस कर दो, लेकिन छोटा मोटा है तो आपस में कर लो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो खैर एरर मॉनिटर करना हमारा वैसे काम नहीं होता डेवलपर का, इसके पीछे बड़ी बड़ी टीम बैठी होती है, डेवऑप्स की टीम है, वो कंटिन्यूसली लॉग्स देख रही होती है, मॉनिटर कर रही होती है चीज़ों को। जब एक वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा लोड आने लग गया, उसका जो बार है वो हाई जा रहा है, तो फिर वो मैसेज आता है कि भाई लोड क्यों आ रहा है, ठीक है, क्या ऐसा हो रहा है, या तो वो वेबसाइट पे ट्रैफिक ज़्यादा आया होगा, या फिर हमने कोड ऐसा भेज दिया होगा कि जो बिना वजह की आइट्रेशन और ये सब कर रहा है, तो इसकी वजह से स्लो हो रही है वेबसाइट। तो इस तरह बहुत चीज़ें होती हैं, यार की आइट्रेशन भी रेट लगा देती है। ठीक है, तो हर चीज़ को देखा जाता है। तो ये नेटवर्क का टैब है, इसको देखा करें, समझा करें इसको, जब भी कोई एपीआई कॉल वगैरह कर रहा हूँ। सर ये ट्रैफिक की यहीं से देख सकते हैं, इससे आपका जो ट्रैफिक होता है वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट? मैं कह रहा हूँ सर, जैसे ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा है, ज़्यादा हिट्स हैं, वो भी यहीं से चेक कर सकते हैं। हाँ, वो सब इस फाइल से नहीं, वो तो अलग चीज़ होती है सबकी, हर काम के अलग चीज़ें, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब आप कोड देखेंगे, कोड बेस देखेंगे बड़ी कंपनीज का, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, बोले ये क्या है ये। ठीक है ना, मतलब इतना कोड होता है बड़ा, ना आप सोचिए ना, एक ऐसा कोड है जिसमें 15 साल से काम हो रहा है, तो अब आप उसमें काम करेंगे तो कितना होगा वो कोड, उसमें क्या क्या नहीं डरा होगा। ठीक है ना, तो दिमाग खराब भी हो जाता है कभी कभार, लेकिन जो है जब थोड़ा टाइम लगता है समझने में, समझ में आया था, तो फिर चीज़ें जो है ना बड़ी आसान लग रही होती है, फ़ौरन सब कुछ होता है। ठीक है, तो समझना पड़ता है थोड़ा चीज़ों को जाके। इसी तरह भाई फिर आप इसको ऑफलाइन भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको ऑफलाइन कर दिया, अब लेकिन फेल हो गई, क्यों फेल हो गई, मैंने इंटरनेट हटा लिया इससे, ये फेल हो गई। जब हम एक चीज़ और पढ़ेंगे अभी लास्ट में, BW है ना, या पढ़ लिया हमने, प्रोग्रेसिव वेब ऐप, वो हमारी वेबसाइट को ऑफलाइन कर देगा। ठीक है, अगर इंटरनेट चला गया तो फिर भी वेबसाइट चलेगी, और कोई एपीआई कॉल अगर पहले से जा चुकी थी तो उनका डेटा भी शो होगा। ठीक है ना, ऑफलाइन भी कर दोगे तो आपकी ऐप चलेगी। ठीक है भाई, तो ये टॉपिक था रिकर्जन का। इसकी मीम भी आती है ना रिकर्जन की,
वो आपने देखा है कि एक इमेज जिप होता है, वो जूम कर रहा होता है, बीच के ऊपर वो घर होता है, फिर जूम कर देता है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। ऐसी इमेज देखी, शायद आ जाए, कुछ उल्टा सीधा ना है। चलो तो खैर ये तो इसको बोल सकते हैं कभी ख़त्म होने ना होने वाली चीज़, रिकर्जन की एग्जाम्पल होती है। तो बस ये चल रहा है, रिकर्जन इसको बोलते हैं, सही है। पर चल गया हमें क्या होती है, वही सेम काम, देखिए हमने फंक्शन बनाया था, सेम काम बार बार करना है, ठीक है। फिर इसको और बेहतर बनाने के लिए हमारे पास जनरेटेड फंक्शन, जनरेटर फंक्शन। अच्छा ये इतना एडवांस जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, आई थिंक। हाँ ये जनरेटर फंक्शन की निशानी होती है, और आई थिंक इसको ना हम एरो फंक्शन से बना भी नहीं सकते होंगे, ये बनेगा भी इस फंक्शन से। ठीक है ना, नहीं कर सकते ना। तो ये एडवांस जावास्क्रिप्ट का टॉपिक नहीं है, लेकिन बस ये ऐसी एक है चीज। तो इसमें क्या होगा, जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तो आपको अच्छा आप नेक्स्ट कॉल करेंगे, भले ही आप पास करें ना करें, ये तो मर्जी है, ठीक है। तो आप जो है ना जब इसको कॉल करेंगे, ये आपको ना नेक्स्ट रिटर्न करता है, मतलब ये खुद एक फंक्शन आपको रिटर्न करता है नेक्स्ट, ठीक है। ये आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ये आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर नेक्स्ट का मेथड होता है। तो जब इसको आप कॉल करते रहेंगे, आपको जो है ना ये वो मिलता रहेगा, वैल्यू मिलती रहेगी इससे ना, इस तरह से। अच्छा ये ना डिपेंड करता है इसके येल्ड के ऊपर कि आपने कितनी बार लिखा है। जैसे i+1 लिखा है ना यहाँ पे, तो ये 10 बार तक होगा, और फिर आखिर में आपको डन ट्रू दे देगा, डन, कि भाई खत्म हो गई ये सारी। तो देखिए इसको अगर हम चलाते हैं, ठीक है, तो 10 आखिर में आया। तो इसको फिर अभी ऐसे पता नहीं चलेगा, इसको बटन के ऊपर क्लिक करके हम लोग चलाते रहेंगे ना, तो ये इस तरह आता रहेगा। टेन से आगे भी बढ़ सकते हैं, हम इसको बढ़ा सकते हैं ना, हम लिमिट अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा सही एग्जांपल इसकी है ये ना, जैसे एपीआई होती है ना पेजिनेशन वाली, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये दे दिया ना उन्होंने, तो इसमें क्या है कि आप जो है ना जब जब इसको कॉल करेंगे ना, जैसे पहले आया हेलो, दोबारा इसको कॉल करेंगे एक और बार तो बढ़ जाएगा, एक और बार कॉल करेंगे तो डन आ जाएगा, और उससे आगे कॉल करेंगे तो अनडिफाइंड, क्योंकि येड यहीं तक लिखा था आपने। अगर आप दोबारा येड लिख दो तो इस तरह जैसे आप 1 2 3 कर दो, 1 2 3 1 2 3 डन, ठीक है। अच्छा होता ये है कि इसमें ना हम बनाते हैं पेजिनेशन, पेजिनेशन के लिए नहीं अच्छा रहता है।
अच्छा, और इसके अलावा जैसे आपकी क्विज ऐप थी, ठीक है, क्विज ऐप में ना लेट सपोज क्विज ऐप बनाई थी आप लोगों ने, जैसे कि इसमें ना 10 क्वेश्चन है, क्विज ऐप में 10 क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, जनरेटर फंक्शन बनाएंगे, ऑर्डिनल लूप चलाएंगे, वन से कर दें या 0 से कर दें, वाइल लूप चला दें या वो दूसरा वाला भी चला देंगे तो खैर है। ठीक है, 10 से कम हो तो चलेगा, और उसको हमने प्लस प्लस कर दिया, और ये इनफाइनाइट लग गया। इनफाइनाइट क्यों लग गया भाई? खैर हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये पूरा भी रेंडर कर सकते हैं वैसे, मतलब ये भी क्या होंगे। क्या हम क्या करें कि ना येड को 3 बार लिखते हैं, तो वो हर बार जो है ना हमें काउंट नेक्स्ट ला के देता रहेगा, और जैसे ही क्विज के क्वेश्चन कंप्लीट होंगे वो डन दे देगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ना ओल्ड चीज़ है, थोड़ी सी ओल्ड चीज़ है, एडवांस जावास्क्रिप्ट की नहीं है, लेकिन बस एक कॉन्सेप्ट है। तो बस ये अगर कहीं पे पूछा जाएगा तो आप यही बोलेंगे कि भाई अगर किसी ने मुझे जनरेटर फंक्शन क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि भाई कोई भी काम रिपीटेडली करवाना हो एक स्पेसिफिक लिमिट तक, तो हम ये जनरेटर फंक्शन यूज करेंगे। तो रिकर्जन फंक्शन जैसा ही होता है, जैसे रिकर्जन फंक्शन ने बताया, सेम काम बार बार हो रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड में है ये कि भाई ऐसा होगा, और आइटरेटर भी ऐसा ही है, दोनों समझो सेम ही होते हैं, थोड़ा सा फर्क होता है। रिटर्न करना है ना, वैल्यू रिटर्न करना है। ठीक है, तो दोनों फंक्शन में हमारे पास यही काम होगा। देखिए ये जनरेटर आ गया, जब 3 बार ऐड किया हुआ है तो 3 बार वैल्यू में वैल्यू मिलेगी, उसके बाद जो है ना आपको डन मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट का फंक्शन रिटर्न कर रहा है, और फिर नेक्स्ट का जो फंक्शन है ना वो आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, उसमें डॉट वैल्यू पड़ी हुई होती है, वैल्यू में आपको वो चीज़ मिलेगी जो आप ऐड करेंगे। जैसे रिटर्न आप करेंगे फंक्शन में, तो रिटर्न तो एक ही बार होता है ना, और एक ही सेम डेटा आपको देता है लाके। ऐड में देखिए आप अलग अलग कर सकते हैं, जैसे रैंडम, लेट सपोज हमें ऐसा करना होता है, हो सकता है कि हम ना रैंडम एपीआई कॉल करनी हो। ठीक है, जैसे आपने कौन सी अपने न्यूज़ ऐप बनाई थी, न्यूज़ ऐप में हमने क्या किया था, 4-5 एपीआई डाल दी थी, और हम चाहते हो ना अब उसमें तो रैंडम जा रही है कॉल, हो सकता है कि एक ही एपीआई बार बार जा रही हो, तो हम क्या करें, वो जो सारी एपीआई है ना वो ऐड में लिस्ट करते हैं, इसमें एक डालें, दूसरी डालें, और जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे वो एक एक करके ला के देगा एपीआई। तो इस तरह के मल्टीपल सिनेरियोज हैं जो इससे निकल जाते हैं, वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें ला के देता है, वैल्यू डन, ठीक है ना, लास्ट में वैल्यू अनडिफाइन होगी तो डन ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो तकरीबन दोनों चीज़ें सेम ही है। अच्छा जी, अच्छा इसमें हम एक चीज़ अब देख लेते हैं। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसमें नेम पड़ा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे console.log obj.name लिखता हूँ तो मेरे पास नेम आ जाएगा।
ठीक है भाई। अच्छा अगर नेम के अलावा मैं कुछ और लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ स्कूल, तो क्या आएगा? अनडिफाइंड आएगा ना, कि स्कूल है ही नहीं। अच्छा अब आगे मैं इसके कुछ भी लिखूंगा तो अभी ये चलेगा, जो भी मतलब आगे कोड होगा चलेगा, क्योंकि ऊपर अनडिफाइंड आया, वो नहीं मिला तो आगे चल गया कोड। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ obj.school.name, अब क्या होगा? एरर आएगा या अनडिफाइंड नहीं आएगा? एरर आ जाएगा। क्यों एरर आएगा? कि स्कूल नहीं मिला था पहले उसको, यहाँ तक स्कूल जो था ना वो अनडिफाइंड था, और आगे वो बोल रहे हैं अनडिफाइंड डॉट नेम। ठीक है, तो अब उसने एरर जनरेट कर दिया, जिसकी वजह से आगे का जो कोड है वो भी हमारा नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट में जिसको हम बोलते हैं ऑप्शनल चेनिंग। सही है, इसमें क्या है, हमें पता है कि यार स्कूल ना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, डॉट से पहले क्वेश्चन मार्क, फिर इसी तरह आगे नेम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इससे ये क्या करेगा, एरर जनरेट नहीं करेगा, बल्कि वैल्यू को हमारी अनडिफाइंड ही रखेगा। ठीक है, तो बहुत फायदे वाली चीज़ है ये। तो अभी हमने दो, अच्छा ये वाला जरूरी नहीं है, नेक्स्ट वाला डालना होगा हमें, क्योंकि स्कूल को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो आगे वाला डालना होगा। अच्छा हमारे पास ऐसा भी हो सकता है, देखें कि ना हमारे पास बहुत सम टाइम ऐसी जगहों पे डिटेल्स डॉट नेम डॉट फर्स्ट इस तरह का भी डेटा होता है ना, ऑब्जेक्ट सारे अगर हमारे पास एपीआई से, तो जितना भी हमारे पास इस तरह का डेटा हो हम सब पे ही ऑप्शनल चेनिंग लगाएं, तो पूरा का पूरा अनडिफाइंड बन जाएगा, और अगर उसमें ये वैल्यू पड़ी भी होगी तो वैल्यू उठा के ले आएगा। क्या लिखें, अगर नेम तो स्ट्रिंग है ना, नेम तो स्ट्रिंग है, वो तो डायरेक्ट आ जाएगा, तो फिर तो वो एक ही बात हो गई ना, नेम डॉट फर्स्ट अनडिफाइंड। ये नेम तो था लेकिन डॉट फर्स्ट कुछ नहीं होता, तो देखिए स्ट्रिंग जो होता है ना, स्ट्रिंग भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है, पता है आपको, ऐसा ही ना, क्योंकि मेथड भी तो होते हैं इसके, टू लोअर केस वगैरह, तो ये मेथड जब ही तो हमें मिल रहा है क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो इसी तरह जब मैं इसके आगे भी कुछ लिखूंगा, जैसे ABC लिख दिया, कुछ लिख दिया, तो उसके अंदर होगा नहीं, वो तो अनडिफाइंड ला देगा। ठीक है, तो ऑप्शनल चेनिंग हमने ये देखा, क्लियर है भाई। तो अब हम एक काम ये करेंगे कि नेक्स्ट क्लास से ना हम डेटाबेस वगैरह पढ़ना शुरू कर देंगे, और ये और डेटाबेस साथ साथ चलाएंगे। ठीक है, ताकि जो है ना काम भी कर सके ना, कुछ असाइनमेंट्स वगैरह वगैरह, तो एप्लीकेशंस कुछ बना सकें। नहीं अभी नोट जेएस पढ़ लें, अभी हम फायरबेस या सुपरबेस इनमें से कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ये ऐसे डेटाबेस है जिसके लिए जो है ना बैकएंड एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब विदाउट बैकएंड एप्लीकेशन आप जो है ना डायरेक्टली फ्रंट एंड से डेटाबेस में कोई भी डेटा ऐड करवा सकते हैं और गेट भी करवा सकते हैं, समझे। तो ये वाले हम डेटाबेस पढ़ेंगे, और साथ साथ जो है ना ये एडवांस जावास्क्रिप्ट भी देखते रहेंगे, और रिएक्ट जब हम शुरू करेंगे ना, तो रिएक्ट हम शुरू करेंगे टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर, सही, ताकि ना देखें अलग अलग पढ़ने में ना थोड़ा सा इशू है, क्योंकि पढ़ लें फिर भूल जाए। ऐसा करें ना कि जैसे टाइपस्क्रिप्ट हम रिएक्ट के साथ साथ पढ़ें, अब मेन गोल हमारा रिएक्ट पढ़ना है, तो उसमें उसी में टाइपस्क्रिप्ट निकल गई, तो टाइपस्क्रिप्ट भी सीख ली और रिएक्ट भी सीख ली, तो इस तरह से चीज़ें करेंगे ना तो वो ज़्यादा फायदा होगा। तो आप इसी वजह से हम नेक्स्ट क्लास में ना DB वगैरह पढ़ते हैं, ताकि हम डेटाबेस वगैरह पढ़ सकें, और उसमें एडवांस जावास्क्रिप्ट के सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो यूज़ करते रहें, ताकि एडवांस जावास्क्रिप्ट भी क्लियर हो जाए और जो है ना डेटाबेस भी समझ में आ जाए। तो इस तरह से हम चलेंगे। अब ठीक है, क्या ख्याल है?
ताकि जो है ना प्रैक्टिस में रहे ना चीज़ें। और डेटाबेस पढ़ लेंगे ना तो समझे फिर काफ़ी चीज़ें और अनलॉक हो जाएंगी ना, कुछ भी बना सकते हैं फिर तो। मतलब डेटाबेस पढ़ने के बाद किसी भी तरह की एप्लीकेशन बना सकते हैं, ऐसे ही। तो बस ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।